गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ नेहा रावत। सो आज हम कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में जो डिफेंस मैकेनिज्म है, तो डिफेंस मैकेनिज्म का हम लास्ट पार्ट देखेंगे, जिसमें हम जो पोस्ट इन्फेक्शियस डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें हम बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म देखेंगे। तो उसके पहले एक बार हम पहले रिवीजन कर लेते हैं जो अभी तक हमने डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में देखा। तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? बेसिकली ना, जो प्लांट होता है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पैथोजन है, डिजीज वगैरह है ना, डिजीज के प्रेजेंस से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को सरवाइव करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म प्रोड्यूस करता है। तो ये जो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, तो बेसिकली ये होते हैं मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो डिफेंस मैकेनिज्म है ऑलरेडी मतलब प्रेजेंट होते हैं। कुछ डिफेंस मैकेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि पैथोजन चाहे आए चाहे ना आए, लेकिन ये ऑलरेडी प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनमें आते उन्हें हम कहते हैं प्री इन्फेक्शियस या प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस मैकेनिज्म। और उसके अंदर आता है स्ट्रक्चरल एज वेल एज बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म। द नेक्स्ट वन इज जब अब पैथोजन का अराइवल हो चुका है, तो पैथोजन के अराइवल के बाद भी तो डिफेंस मैकेनिज्म हमें चाहिए। तो उसमें होता है पोस्ट इन्फेक्शियस डिफेंस मैकेनिज्म, जिसके अंडर में आते हैं स्ट्रक्चरल और बायोकेमिकल। तो जो प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस मैकेनिज्म है, तो उसमें जो सबसे पहले जो स्ट्रक्चरल आता है डिफेंस मैकेनिज्म, जिसमें स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर आते हैं क्यूटिकल्स। तो जो क्यूटिकल होता है ना, तो क्यूटिकल क्या होता है कि एक थिक वॉल होती है। तो जो ये थिक वॉल मतलब ये जो थिक वॉल होती है, और ये जो थिक वॉल कैसी होती है कि ये क्यूटी और वैक्स की बनी हुई होती है। ठीक है, और ये आपको मतलब ये ना एक नॉन सेलुलर लेयर का होता है सेल वॉल में। और इसका ना जो मेन फंक्शन है, ये क्या करता है, पहला जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करता है किसके अगेंस्ट में, पैथोजन के अगेंस्ट में। ठीक है, और इस तरीके से फिर जो क्यूटिकल है, तो वो आपको मतलब जितना ज़्यादा थिक होगा क्यूटिकल, और उसका थिकनेस किस पे डिपेंड करेगा, वो करेगा वैक्स पे। इतना ज़्यादा वैक्स है, वैक्स का अमाउंट पे आपका क्यूटिकल का थिकनेस डिपेंड करेगा। तो ये है फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन। फिर सेकेंड हमने देखा कि जो स्ट्रक्चरल और एपिडर्मल सेल वॉल्स है। तो स्ट्रक्चरल और एपिडर्मल सेल वॉल में कि जितना ये क्या करता है, ये ना इनहिबिट करता है ये जो एपिडर्मल जो सेल वॉल है, ये डायरेक्टली इनहिबिट करता है पैथोजन की जो एंट्री होती है ना, उसको वो एंट्री नहीं करने देता है। जैसे कि इसमें ना इसका जो जो डिपेंडेंसी है, मतलब आप कह सकते हो एक तरीके से कि जो थिकनेस है वो डिपेंड करती है एपिडर्मल सेल वॉल में कि वो उसमें सैलिसिलिक एसिड कितना प्रेजेंट है। ओके, उस पर डिपेंड करती है। जैसे कि जो डिग्री ऑफ इन्फेक्शन है, जैसे रस्ट पैथोजन का, तो रस्ट जैसे पक्सिनिया ग्रैमिनेसिस, तो ये बारबरी की जो लीव्स में ये डिपेंड करती है कि कितना थिकनेस है, जो आउटर एपिडर्मल सेल वॉल में कितना थिकनेस है, उस पर डिपेंड करती है। जैसे ससेप्टेबल जो बारबरी लीव्स है, तो उनका जो ये थिकनेस है वो कम होता है एज कम्पेयर टू जो रेजिस्टेंस स्पीसीज है उनके कंपेयर में। और दूसरा क्या है कि ये ना जो एपिडर्मिस है, ये एक तरीके से ना स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है अगर ये टफ रहती है। ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। और जैसे आप मैंने आपको बताया था कि जो पोटैटो ट्यूबर है ना, तो पोटैटो ट्यूबर में जो पीथियम स्पीसीज है, तो वो जैसे अगर फाइबर कंटेंट मतलब अगर फाइबर कंटेंट अगर ज्यादा है, तो क्या होगा कि अ, मतलब उसके जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर पोटैटो में इतना ज़्यादा, अगर आपका पोटैटो में फाइबर कंटेंट जितना ज़्यादा होगा, तो जो पोटैटो की जो ये है पोटैटो है, जो पोटैटो का जो वेराइटीज़ है वो उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा पीथियम के अगेंस्ट में। और जो ससेप्टेबल वेराइटीज़ होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो फाइबर कंटेंट है वो कम होता है। तो अब जब वो कम होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वहाँ पे ये फाइबर कंटेंट कम है, तो फिर आपको इजीली
पीथियम का अटैक ज्यादा दिखेगा। ठीक है। अब फिर मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चरल और नंबर ऑफ नेचुरल ओपनिंग। तो नेचुरल ओपनिंग क्या होती है कि जैसे ना प्लांट में ना नेचुरल ओपनिंग्स होती है कुछ मतलब नेचुरल ओपनिंग्स वगैरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका लोकेशन, उनके नंबर्स कितने हैं, ठीक है, नेचुरल ओपनिंग का, और प्लस कि वो कब ओपन हो रहे हैं। ठीक है। तो ये सब ना डिटरमाइन करती है कि पैथोजेनिसिटी, जो पैथोजन कॉज करता है उनकी पैथोजेनिसिटी को डिटरमाइन करती है। तो जैसे नेचुरल ओपनिंग में स्टोमेटा का होता है, लैंटिल्स का होता है, हेडेनथाइड्स का होता है। तो मैंने आपको स्टोमेटा में बताया था कि स्टोमेटा का जितना ज्यादा अगर साइज या नंबर है, ठीक है, अगर स्टोमेटा का साइज बड़ा साइज है तो इजीली उसमें जो ज़ैंथोमोनास सिट्राई नाम का जो पैथोजन है, ठीक है, बैक्टीरिया है, तो वो ऑरेंज के जो क्रॉप्स है उसमें डिजीज कॉज करता है, क्योंकि है ना, क्योंकि साइज ज्यादा है टोमेटो का। लेकिन वही ऐसी भी वैरायटीज है जैसे मैंड्रिन ऑरेंज है, ठीक है। तो मैंड्रिन ऑरेंज में क्या होता है कि ये जो कल्टीवार है ना, ये ज़ैंथोमोनास सिट्राइस के अगेंस्ट क्या है, ये रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि इसका स्टोमेटा ना साइज में छोटा होता है, और प्लस ये ना थोड़ा सा उठा हुआ होता है। एक ना मैंने आपको स्ट्रक्चर के थ्रू भी बताया था कि ब्रॉड ऐसे ना लिप टाइप का स्ट्रक्चर बना होता है, उसके थ्रू ये उठा हुआ होता है। तो ये क्या करता है कि ये जो पैथोजन की जो एंट्री होती है ना उसको प्रिवेलेंट करता है, जैसे ठीक है। तो इसमें, और फिर मैंने एक और एग्जांपल बताया था आपको वीट के रस्ट के बारे में। तो वीट रस्ट में क्या होता है कि जो स्टोमेटा है ना, ये बहुत ही लेट, वीट के रस्ट में स्टोमेटा है ना, ये लेट खुलता है मॉर्निंग में। अब ये लेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा कि मॉर्निंग में लेट खुलने की वजह से जो लीफ के ऊपर जो सरफेस में जो ना मॉइस्चर प्रेजेंट होता है ना, वो क्या हो जाता है, वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो जर्म ट्यूब है ना, तो जर्म ट्यूब क्या करती है कि जो जर्म ट्यूब है यूरिडोस स्पोर की, जो यूरिडोस्पोर है रस्ट का इसमें स्पोर, तो जो जर्म ट्यूब है वो सीज हो जाती है एक तरीके से, और वो फंक्शन ही नहीं कर पाती है। और जब सीज हो जाएगी, फंक्शन ही नहीं कर पाएगी, तो ये जो वेट की वैरायटी है तो वो रेजिस्टेंस हो जाती है फिर स्टोमेटा मतलब रस्ट जो है उसके अगेंस्ट में। ठीक है। अब जैसे लैंटिकल्स है, तो लैंटिकल्स है तो इसमें क्या होता है कि जो लैंटिल्स है तो इसमें क्या होता है कि जो शेप है, इंटरनल स्ट्रक्चर है जो लैंटिल का, ये डिटरमाइन करता है कि कितना ज्यादा या कितना कम, ठीक है, डिजीजेस जो फ्रूट प्लांट्स के हैं उसका डिपेंड करती है। तो ये लैंटिल से तो ये क्या होता है, ये प्रिवेंट करती है कि डेवलपमेंट ऑफ जो इन्फेक्शियस है उनका उनका डेवलपमेंट को। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सेप्टोमाइसिन स्कैबिस है ना, तो वो ना जो पोटैटो में आता है ये, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस ये क्या है, ये है स्कैब ऑफ पोटैटो। तो पोटैटो स्कैब है ये। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस क्या करता है कि ये ना यंग ट्यूबर में आपको ज्यादा दिखेगा, यंग ट्यूबर में और स्टेम में ये ज्यादा दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक ना सुप्रीम लेयर होती है ना, ये एक्चुअली लैंडिंग के नीचे प्रेजेंट होती है एक सुप्रीम लेयर, वो ना एक तरीके से क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड प्रिवेंट करती है, ठीक है, पैथोजन को कि डेवलपमेंट करने से इन्फेक्शन। तो ये जो लेयर होती है ये कह सकते हैं आप इसे अनसरप्राइज्ड होती है ये लेयर, ठीक है। और ये जो ये यंग लैटिकल्स है ये एक्सपोज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इजीली आपको जो स्ट्रेप्टोमाइसिस कैरिस है ये यंग ट्यूबर में ऑकर होते हुए दिखेगा। ओके। फिर हाइडेंटोइड्स, तो हाइडेंटोइड्स में मैंने आपको बताया था कि इसका जो नेचुरल ओपनिंग है मार्जिन में लीव्स के, जैसे ब्लैक रॉट है, ब्लैक रॉट ऑफ जो कैबेज है उसमें किसके थ्रू होता है, ये हाइडेंटोइड्स की वजह से ही होता है, ठीक है, हाइडेंटोइड्स की वजह से। और जो हाइडेंटोइड्स ना कुछ नेक्ट्रिन है, हाइडेंटोइड्स क्या होता है, ये हाइडेंटोइड्स जो है वो नेक्ट्रिन के सिमिलर में है कई प्लांट्स में, और ये सीक्रेट करते हैं शुगरी नेक्टर लाइक का, और ये एक ऐसा बैरियर के जैसे वर्क करेगा ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। फिर मैं आपको बताया था इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, उसकी थिकनेस, उसकी टफनेस जो इंटरनल सेल वॉल की है,
वो स्लो डाउन हो जाती है पैथोजन की स्पीड से। तो अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है इंटरनल जो स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो स्क्लेरल मैटर्स जो होते हैं ना, जो स्क्लेरल मैटर्स जो टिश्यू है, तो वो ना इंटरनल स्ट्रक्चर को थिक और टफ बना देता है। तो जितना ज़्यादा पोर्शन होगा स्क्लेरल कैमेटस का टिश्यू में, ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। जैसे कि देखो एग्जांपल के लिए, जैसे जो स्टेम वो है ना, जो स्टेम ऑफ जो वीट का जो स्टेम है, तो ये रेजिस्टेंस होता है ब्लैक स्टेम रस्ट के अगेंस्ट में। क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो क्लेरेंकाइमेटस जो सेल है ना, टिश्यूज है, वो स्टेम में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये रेजिस्टेंस है। अब जैसे कुछ स्पीसीज है पीथियम की, तो पीथियम का क्या होता है ना, जो मैंने आपको अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले भी, कि जो पीथियम की स्पीसीज है वो क्या होती है कि वो सीडलिंग में ना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, किसमें, जो एडवांस सीडलिंग है। लेकिन अगर वहीं अगर वो सीडलिंग यंग सीडलिंग है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि जो सेकेंडरी जो थिकनिंग लेयर है, जो मैंने आपको इंटरनल बताया, इंटरनल स्ट्रक्चर, जो सेकेंडरी थिकनिंग लेयर है ना, वो अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है। तो वो डेवलप ही नहीं हो पाई है, तो फिर पीथियम क्या करेगा कि वो इजीली यंग सिबलिंग को अटैक करेगा। लेकिन जो एडवांस सिबलिंग्स होती है, जो काफी एज हो गया होता है जिनका, तो वो रेजिस्टेंस होती है पीटीएम में, क्योंकि उनमें सेकेंडरी जो थिकनिंग है वो ऑलरेडी अब वो डेवलप हो चुकी है। तो ये रीजन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन है कि प्री एग्जिस्टिंग बायोकेमिकल डिफेंस। तो प्री एग्जिस्टिंग बायोकेमिकल जो डिफेंस है, उसमें क्या होता है कि एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, लेकिन एक और चीज है इंपॉर्टेंट, कि जो प्री एग्जिस्टिंग बायोकेमिकल डिफेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू स्ट्रक्चरल डिफेंस के अगेंस्ट में, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्या होता है कि ये जो एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल जो कंपाउंड है, रिलीज होता है प्लांट से उसके एनवायरमेंट में। जैसे कि जो लीफ है, लीफ हो गया, रूट हो गया, तो ये क्या करते हैं, बायोकेमिकल को रिलीज करते हैं। कब रिलीज करेंगे? मेटाबॉलिक जो प्रोसेस वगैरह होती है प्लांट सेल्स में, तो उनके टाइम पे, जैसे कि शुगर हो गया, एल्कलॉइड, एंजाइम, ग्लाइकोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, ऑर्गेनिक एसिड और कुछ ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, पैथोजन के अगेंस्ट। और ये इनिबिट करते हैं पैथोजन की ना, जो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट एंट्री है ना पैथोजन की, उसको रोकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो टमाटो की लीव्स है, तो टमाटो की लीव्स क्या करती है कि एक केमिकल कंपाउंड सीक्रेट करती है, जो कि बोट्राइटिस सिनेरा के अगेंस्ट क्या होती है, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है। बोट्राइटिस सिनेरा के अगेंस्ट वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है। और फिर मैंने आपको बताया था कि जो काउपी है, काउपी की लीव्स में ना टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, जो कोनाइडल जर्मिनेशन होता है ना, जिसका सर्कोस्पोरा का, तो सर्कोस्पोरा के जो कोनाइडल को जर्मिनेट ही नहीं करने देती है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था रिंकल्ड सीड का, मैंने एग्जांपल भी दिया, आपको पिक्चर भी दिखाया था, इमेज दिखाया था मैंने आपको। तो वहाँ पे क्या होता है, जो रिंकल्ड सीड होता है ना, पी का, वो ससेप्टेबल होता है पीथियम के अटैक से। क्यों? क्योंकि जो रिंकल्ड सीड होते हैं ना, सीड्स होते हैं, तो वो जो रिंकल्ड सीड होते हैं वो क्या करते हैं, वो सीक्रेट करते हैं बहुत हाई क्वांटिटी में शुगर को, और जो कि एनकरेज करता है पीथियम को कि वो अटैक करे इजीली, ठीक है। और फिर मैंने आपको लिंसीड वैरायटी का भी बताया था, उसमें क्या है, हाइड्रोसाइनेट जो है कंपाउंड लिंसीड वैरायटीज में, जो कि रूट से प्रोड्यूस होता है, तो ये फ्यूजेरियम विल्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। फिर मैंने आपको प्री एग्जिस्टिंग बायोकेमिकल में नेक्स्ट एक और बताया था, मैंने आपको इनविट्री जो माइक्रो इनविट्री किस तरीके से होती है, एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स का जो प्लांट में प्रेजेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे प्रेजेंस ऑफ जो पॉलिन जो पॉलिने जो रूट है, पॉलिनल जो रूट है मैरीगोल्ड का, वो क्या होता है, हाईली एंटीबायोटिक होता है निमेटोड के अगेंस्ट में, ठीक है, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक होता है निमेटोड के अगेंस्ट में, जैसे रूट नॉट निमेटोड स्पेशली मेलोडोगाइनी के अगेंस्ट में। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑनियन, गार्लिक एंड मस्टर्ड, ये तीनों के तीनों सल्फर कंपाउंड को प्रोड्यूस करते हैं, और किस फॉर्म में, एक ऑयल के फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं।
और ये ऑयल के फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं, और प्लस ये एक फंक्शन करते हैं एज अ एंटी एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल के तरीके से ये एक्ट करते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि प्रोटोकैटेचोइक एसिड है और कैटेकॉल है, जो कैटेशॉल है वो प्रेजेंट होता है इसमें ऑनियन में। ऑनियन का जो सरफेस है ना उस पे प्रेजेंट होता है, और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कौन से ऑनियन में, जो रेड ऑनियन होता है, पिक्चर के साथ आपको बताया था मैंने कि रेड ऑनियन में ही प्रेजेंट होता है ये वाइट ऑनियन में बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है। और ये जो कंपाउंड है प्रेजेंट होता है ऑनियन में, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, स्मॉट डिजीज जो ऑनियन में ऑकर होती है। तो ये क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है कि जो स्पोर के जर्मिनेशन को इनहिबिट कर देता है, ठीक है, जर्मिनेट ही नहीं होने देता है। अब जब जर्मिनेट ही नहीं करेगा ये स्पोर किसका, कोलेक्टोट्राइकम सिरसिनाज, जो कोलेक्टोट्राइकम सिरसिनाज है जो ऑनियन स्पॉज है उसको, ठीक है। और फिर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि रेजिस्टेंस वैरायटी जो पोटैटो की, जिसमें क्लोरोजेनिक एसिड है जो कि टॉक्सिन्स है, किसके लिए, स्ट्रेप्टोमाइसिस कैरियोसिस, जो पोटैटो स्कैब है। तो इसमें ये जो कंपाउंड है क्लोरोजेनिक एसिड, ये प्रेजेंट होता है पोटैटो में, और ये कुछ वैरायटीज में, ठीक है, रेजिस्टेंस वैरायटीज में प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिस कैरियोसिस है जो पोटैटो, उसके अगेंस्ट ये टॉक्सिस होता है। और यही क्लोरोजेनिक एसिड है ना, अगर कहीं पे जो वर्टिसिलर विल्ट है, डिजीज बहुत ज्यादा ऑकर है, अगर हम वहां पे ऐसे रेजिस्टेंस वैरायटी ले जिसमें क्लोरोजेनिक एसिड का अमाउंट ज्यादा है, तो वहां पे आपको एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है वर्टिसिलियम विल्ट के अगेंस्ट। और वर्टिसिलियम विल्ट कहाँ पे पाया जाता है ज्यादा, कौन से रीजन में, जो कूलर रीजन होता है ना, जो कूल रीजन होता है वहां पे वर्टिसिलियम विल्ट हमें ज्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब फिर जैसे कि टमाटो में भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, टमाटो में एल्कलॉइड्स है, टोमेट्रिन है, वो उसका अगर अमाउंट आपको ज़्यादा मिलता है तो वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है फ्यूजेरियम विल्ट के अगेंस्ट, ठीक है। टोमेट्रिन एल्कलॉइड होता है टोमेटो में, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो। फिर मैंने आपको बताया था कि जो लैक ऑफ एसेंशियल जो सब्सटेंस है ग्रोथ, पैथोजन के ग्रोथ के लिए, ठीक है, तो उनका वहाँ पे वो ना मिलना उन्हें, तो पैथोजन को जैसे रिक्वायर्ड होती है कुछ सब्सटेंस की, तो अगर उन्हें वही सब्सटेंस नहीं मिलेगा तो उनका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। जैसे राइजोटोनिया सोलेनाई है जो सिडलिंग डिजीज कॉज करती है, जो लेट्यूस है ना उसमें, तो वो उसको मतलब इन्फेक्शियस पैक वगैरह बनाने के लिए ना कुछ केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब उसको कुछ केमिकल्स के प्रेजेंट में ही वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो अब वो वही अगर प्रेजेंट नहीं है, वही एसेंशियल जो सब्सटेंस उसको नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो इन्फेक्शन पैक बना ही नहीं पाएगा, इन्फेक्शन पैक नहीं बना पाएगा, तो क्या होगा कि ऑब्वियस सी बात है वो नहीं कर पाएगा, उसको पैथोजन को अफेक्ट नहीं कर पाएगा, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था इंडोल एसिटिक एसिड जो कि प्रिकर्सर था ट्रिप्टोफैन का, वो नेसेसरी होता है किसके लिए, जो निमैटोड है ना उसके रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या होता है कि अब जैसे समझ लो निमैटोड आया, उसने प्लांट को फीड किया, और फीड करने के बाद ना उसको वो इंडोल एसिटिक एसिड जो है वो मतलब वो नहीं मिल रहा है, ये जो सब्सटेंस है उसको नहीं मिल रहा है, तो वो फीड तो कर रहा है, ठीक है, अपना तो वो सर्वाइव किया, लेकिन अब उसका रिप्रोडक्शन कैसे हो पाएगा, रिप्रोडक्शन तो वो कर ही नहीं पाएगा। अब जब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो पाएगी निमैटोड की, है ना। तो वहीं पे मतलब वो निमैटोड की जो डेवलपमेंट है वहीं पे वो खत्म हो जाएगी, एक तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा निमैटोड का आगे। अब जब निमैटोड का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लांट पे अफेक्ट नहीं कर पाएगा वो, है ना। तो ये फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था एब्सेंस ऑफ कॉमन एंटीजन का प्रेजेंट ही ना होना, कि प्रोटीन में जो ससेप्टेबल जो होस्ट वगैरह उनमें तो क्या होता है कि एब्सेंट होता है, ठीक है। और ये शो करता है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है कि एब्सेंस होना कॉमन एंटीजन का
अगर जो ये कॉमन एंटीजन है, अगर इनका अगर ससेप्टेबल वैरायटी में इनका प्रेजेंस होता है, प्रेजेंट होता है ससेप्टेबल वैरायटी में, तो इस वजह से ये कॉज करते हैं। लेकिन जो रेजिस्टेंस वैरायटी है उनमें ये एब्सेंट होते हैं कॉमन एंटीजन्स, ठीक है। तो अब ये प्रोटीन्स वगैरह जो कि है प्रोवाइड करवा रिक्वायरमेंट उसकी पैथोजन की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो वो प्रेजेंट नहीं होता है, तो उस वजह से ये कॉज होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि पोस्ट इन्फेक्शंस में पोस्ट में आपको मैंने हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस का बताया था, और फिर मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ कॉर्नफ्लेयर, फिर देन उसके बाद मैंने रोल ऑफ एक्सेसिस लेयर, टैलोसिस, इन सब के बारे में बताया था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैंने आपको जो हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस में आपको मैंने बताया था कि जो एग्जाम्पल के थ्रू की जो लिग्निफिकेशन है, ठीक है, तो लिग्निन एक ऐसा बैरियर के जैसे प्रोवाइड करवाता है, वो इफेक्टिव बैरियर के जैसा वर्क करता है कि हाइफल पेनिट्रेशन के टाइम पे, और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है सेल वॉल को, ठीक है। और रेस्ट्रिक्ट करता है ये एक तरीके से, डिफ्यूज करता है, डिफ्यूजन किसका, एंजाइम्स का, टॉक्सिन्स का, जो कि पैथोजन प्रोड्यूस करता है उसका, उस पर रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है, ये भी मैंने आपको बताया था। फिर इनएक्टिवेशन करता है फंगल मेम्ब्रेन को, किसके थ्रू, जो फिनोलिक कंपाउंड है उसके थ्रू। तो एग्जाम्पल भी बताया था मैंने आपको कि डाउनी मिल्ड्यू ऑफ जो रेडिश है, पर्नोस्पोरा पैरासिटिका, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टान, लीफ स्पॉट ऑफ रेडिश, जो अल्टरनेरिया जेपोनिका कॉज करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, लिग्निफिकेशन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है इन्फेक्शंस के बाद। फिर मैंने आपको बताया था कि कॉर्क लेयर का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया था कि एक कॉर्क लेयर होती है, कॉर्क लेयर फॉर्म्ड होती है किसके बीच में, यहाँ पे इन्फेक्शन सेल है और यहाँ पे हेल्दी सेल है। तो जो हेल्दी सेल है वो कॉर्क लेयर क्या करती है, एज अ ब्लॉकेज का काम करती है। तो जो हेल्दी सेल है, हेल्दी सेल से इन्फेक्शियस सेल में न्यूट्रिशन वगैरह नहीं जाने देती है, ठीक है। और ये जो इन्फेक्टेड सेल है, यहाँ से जो हेल्दी लेयर है वहाँ पे आपको जो टॉक्सिन्स वगैरह वो जाने नहीं देती है, ठीक है, इस तरीके से। फिर मैंने उसके बाद ये बताया, फिर देन उसके बाद मैंने आपको कॉर्नफ्लेयर का एग्जाम्पल भी बताया था, पोटैटो स्कैब जो है, राइजोपस रॉड जो स्वीट पोटैटो में कॉमन स्कैब नाम से कॉज करता है, तो उसका। फिर मैंने टालोसिस का बताया था, जो टालोसिस है तो ये क्या करता है, ये पैथोजन के ग्रोथ को जो वैस्कुलर टिश्यू में, ठीक है, वहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू में ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है इसे, और ग्रोथ नहीं होने देता है वैस्कुलर टिश्यू में। और कैसे करता है ये, ये ना जैसे बिल्ट है स्वीट पोटैटो का, जो कि फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम पोटैटस कॉज करता है बिल्ट। तो इसमें ये टायलोसिस ना डेवलप होता है एकदम से क्विकली डेवलप आप बोल सकते हैं इसको, और जाइलम वेसल में अपर जो पार्ट है सेल का, और मतलब जब तक ना, क्योंकि देखो क्या होता है कि ये ना फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम ये पहले ना रूट को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये टायलोसिस इतनी जल्दी डेवलप हो जाता है ना जाइलम वेसल्स में, जो ऊपर में जो स्टेम्स वगैरह में, कि ताकि ये पैथोजन को ना स्प्रेड ही ना होने दे ऊपर के पार्ट में, ठीक है। अभी तक तो पैथोजन रूट में है, लेकिन ऊपर तक ना स्प्रेड ही ना होने दे। और फिर क्या होता है कि पैथोजन ना पेनिट्रेट नहीं कर पाता है जाइलोसिस को, डायलिसिस से। और फिर मैंने आपको गम डिपोजिशन का भी बताया था कि जितना ज़्यादा गम डिपोजिशन होगा तो ये एक मैकेनिकल बैरियर के जैसे वर्क करता है, जिससे जो ये पैथोजन डिजॉल्व ही नहीं कर पाता है, ठीक है। तो फिर और ये कुछ रेजिस्टेंस कल्टीवार में ज़्यादा कम का डिपोजिशन होता है। फिर मैंने स्ट्रक्चरल डिफरेंस में आपको कार्बोहाइड्रेट का डिपोजिशन भी बताया था। कार्बोहाइड्रेट का जो डिपोजिशन है वो डिफेंस मैकेनिज्म की तरह इंक्लूड करता है होस्ट सेल में। और फिर एग्जाम्पल के थ्रू भी बताता कि पोटैटो क्रॉप्स है, जो कि मतलब फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस जो लिग ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है, उसके अगेंस्ट किस तरीके से थिकनिंग करता है अपनी सेल वॉल को पेपिलाइन के थ्रू। फिर मैंने स्ट्रक्चरल प्रोटीन के बारे में आपको बताया था, फिर साइटोप्लाज्मिक जो डिफरेंस है, साइटोप्लाज्मिक जो डिफरेंस रिएक्शन है, फिर नेक्रोटिक और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस के बारे में बताया था। सो नाउ वी विल कम
to the present topic, that is the post-infectious biochemical defense mechanism. So here what had happened, the numerous expressions of the resistance and the susceptible actually indicates the degree. Okay, so it indicates the degree of reaction between the pathogen and the host. So the chemical substance which are produced in this reaction to show the resistance reaction must possess these following points, and which are the number one, that is the susceptible, that is the substance should be at the site where protections occur. Okay, so what had happened here actually, if suppose the blight, okay, blight are occur in the leaf. So what had happened, the site where the blights are occur, nearby site you should have to be found that substance uh, which are producing a protection. Okay, protection during that infectious. If that substance is not present in that site, so what had happened, the infections will further spread, and by this disease will occur in the plant. So that's why the substance should be present at the site where the protection should be occur, and it can be isolated from the sites also. Introduction of the substance to the susceptible host confer protections. 4.8, the natural of the protections, the nature of the protection so induce, so resemble that the natural agents of the resistance plant. So here, uh, the first one is toxins material produced in response to infections caused by the pathogen. So what had happened? It is one of the most important and common post-infectious reaction of the host. Okay. So the main substance that are formed at the phenolic compound is just like chlorogenic acid. Okay. So I earlier told you that the chlorogenic acid, which is produced by the resistance cultivar of the potato. Okay, so here in potato, what had happened, that chlorogenic acid is producing in the variety, make it resistance. Why? Because it is resistance against verticillium wilt, and it is toxins to Streptomyces cerevisiae. Okay, so potato scab, it is a toxin to Streptomyces cerevisiae, and it provides a resistance uh, to verticillium wilt. Okay, so next one, oxidations product of fluorotene, hydroquinone and hydroxylic triaminone. So they are the fungicidal or fungistatistic. Here the antimicrobial substance is known as the phytoalexins are also produced by the host pathogen interaction. Okay, so what had happened here, the antimicrobial substance which is called phytoalexin, and it is only produced, okay, by when the host and pathogen interaction is occur, okay, at a time. So, and phytoalexin here is the antimicrobial substance. So here under the toxin material produced in response to infections caused by pathogen, we will first see the phenolic compound and their role in defense. So what had happened in the phynophenols are the main phenolic compound that are formed in the plants, and which include lignanes, phenyl or glycosides. So the flavonoids, anthocyanins, leucoanthocyanins, anthocyanins, these are the antioxidants, etc. These are the phenolic compounds found in plant. Okay, the common phenol compounds that are more prevalent at a time and usually present in plant before the infection. There are some kinds of phenol compounds which are already exist in the plant. Okay, so it is already exist in the plant. So what had happened at when these pathogen cause infection in the plant, at the time they are synthesizes and accumulation rapidly. Okay, so rapidly they are accumulation and synthesizes, which increases after the infection. After the infection, it is increases, and which is more resistance to the host.
and these are called common phenols. Okay, so common phenol it is. They are called common phenol. Example, I already told you chlorogenic acid, that is a phenolic compound and it is found in the plant, many plants which are infected with various pathogens. Okay, just like tomato attacked by root knot. However, here what had happened, the infections, the concentration of the chlorogenic acid it increases. So the concentration of the chlorogenic acid is increases. So here these pathogens. Uh, However, what had happened? These several phenols may be produced. Okay, so several phenols may be produced, and at the same site, their combined action is more effective than individual. Certain fungi hydrolyze glycosides through enzyme produced by them or produced by the host cell in the response to reaction with the pathogens. Just like, for example, here the hydrolysis of phenolic glycoside ale, that is anti-infectious phenol, and this has been found in the resistance varieties of the rice against the spot disease caused by Helminthosporium oryzae. Okay. So here the hydrolysis phenolic glycoside, which is act as an anti-infectional fungus. Okay, these are found in resistance variety of the rice, which is against the brown spot. So those variety which have this hydrolysis phenolic glycoside, so it is we can say it is resistance against this pathogen. Now next one is phytoalexins. Phytoalexins are those substances which do not exist in the plant or the plant or the pathogen, but are formed as a result of host parasite interaction and act as the antibiotics. I already told you what had happened कि जो फाइटोअलेक्सिन्स हैं ये इस तरीके का सब्सटेंस है जो कि ना प्लांट में या पैथोजन में ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है. कि कब होता है कि जब व्हेन दिस pathogen, okay, when there is a interaction between the pathogen and the plant. Okay, so at that time these are formed and work as an antibiotic against the pathogen. Okay, it work as an antibiotics for plant against the pathogen. So in the plant, the synthesis of phenolic compound take place through schimic acid pathway and acetic acid pathway. By these two pathways, the phenolic compound take place and their synthesis has been occurred. So next one is in this the formations. Here what had happened, uh, the the positions of the isolate from the endocard tissue, which is detached to the pea pods inoculated with Monilifolia fructicola. Okay, Monilina fructicola. It will detach from this endocarps, and this molecular fructicola is sensitive to cystatin. It is a kind of compound which is isolated from the endocarp tissue of the pea pod. So, Pacillonic isolated from the French bean was fungistatistic at low 50 ED and was fungicidal high LD 50 values. Okay, Faziolin, what had happened? So the Faziolin was isolated from the beans. Okay, here Faziolin was isolated from the beans inoculated with Pseudomonas and the carpinoids that are found in soybean on infectious, okay, by Phytophthora species. And some of the phytoalexins are reported to degrade the which are degraded by the pathogens. Here are the characteristics of the
Phytoalexins. Phytoalexins are the fungi and bacteria statistically active at a very low concentration, okay, and produced by the host plant. Low concentration, it means we neither say that um, it was um uh, the amount which is we say कि बहुत ही कम अमाउंट में मतलब नाक के बराबर आई कैन से नाक के बराबर ओके सो हियर इट प्रोड्यूस्ड बाय द होस्ट प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शंस the pathogen and the host interaction, and it was absent in the healthy cells. Okay, in healthy cells it was absent, only in infected cell it was we found in infected cell when the host pathogen interactions, only at the time it was found. Usually, it remains close to the sites of the its doses are present to the sites of the production and produced in a large quantity in response to a weak pathogen. So, produced in a quantity proportion to the size of inoculum, and it produced relatively quickly after the here. Actually, the earlier I told you that so, likewise, okay. So here it produced the production in quantity proportional to the size of inoculum, and it produced relatively quickly after the inoculation. Okay, the host specific rather than the pathogen specific. Now, next one is defense through induced synthesis of protein and enzymes. So, the phenol oxidation enzymes present in the plants induce resistance by becoming more active in response to pathogen. Okay. And the next one is the in additions to the synthesis of protein also contribute to post-infectious resistance reaction of the plant. Due to these changes, local tissue develop immunity or resistance. And one of the factors that inducing these changes is production of the ethylene by host in response to the infection, which are also self-antifungal as well as it is alter protein synthesis and enzyme activity in neighboring cells. Just like, for example, in many plant species, resistance to viruses and the bacterial infections. Next one, the formations of here the formation of substrate resistance to enzymes of the pathogens. So the tissue is disintegrated. So the tissue disintegration has been occurred, and through which by this in disintegrations of the pactal substance in the middle lamina occur, and through pectolytic enzyme which is produced by the action of the pathogen. And due to response of the cells to the infections, the substances are formed in the middle lamina which are not degraded by the above enzymes. In resistance variety of bean, plants to Rhizoctonia solani produce polyvalent cations. Okay, so in resistance variety of bean, so this which contain a calcium, and it is due to accumulation of cation, pathogen fails to disintegrate tissue. Okay, resistance variety we will found the polyvalent cation is there, and it contain a calcium, and due to this accumulation of the cation, the pathogen is failed to disintegrate to the tissue. Defense through inactivations of the pathogen enzymes. Number 4, in resistance reaction of the in resistance reaction of the host, hydrolysis enzyme released during the pathogen or the inhibit of or inactivated through enhanced activity of the phenol tannins and protein as enzymes inhibitor. नेक्स्ट वन डिफेंस थ्रू डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पैथोजेनिक टॉक्सिन्स. बहुत सारे डिजीज से हमने ये देखा है कि जो टॉक्सिन्स है प्रोड्यूस होता है पैथोजन से, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पैथोजेनेसिस के लिए. लेकिन हमने ये भी देखा था लास्ट टाइम कि जो वायरसेस है ना, वायरसेस टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सारे जितने भी पैथोजेन से सब टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, वेदर इट इज फंजाई, बैक्टीरिया, नीमाटोड, एवरीवन आर
like they are producing toxins. Okay, but only only the viroid virus is the only which is not producing toxins. Okay, remember this point is very much important. Now, the resistance to toxins induces disease in resistance to the toxin itself. Okay, so here the resistance of the toxin is often been attributed to the ability of the plant metabolically process to destroy or detoxify the toxin. Resistance of the rice dust fungus. Here what had happened, it has been found that detoxification of toxins that is produced by the pathogen. So in this, the chlorogenic acid are present in the rice plants which convert this pyrochlorine toxins into non-toxin substance. Okay, so, and also in wilt disease of cotton fusarium of this sperm, fusaric acid, which is toxins, they are metabolized by the plant to non-toxin amide compound. So this has happened. Basically, what had happened, this defense through detoxification of plant toxins. If plant are producing toxins, so we have to produce that kind of substance or that kind of things which is resistance toward this toxin. So we should what the plant we will do, plant will destroy or detoxify these toxins. uh, I told you the rice blast fungus, it has been found that the detoxification of toxins produced by the pathogen. Okay, detoxification of the toxins which is produced by the pathogen. The plants are detoxifying that, like chlorogenic acid, which is already present in rice, and it convert into pyrochlorine into a non-toxic substance. Okay, this converted into pyrochlorine, and these are non-toxins like in wilt of cotton fusaric acid, wilt of cotton the fusaric acid metabolized by the pathogen to a non-toxin amide compounds. Now the defense through alternated biosynthesis pathway. So here the nucleic acid, okay, nucleic acid of protein, infected the cells of plants have been acidic protein and total protein. It is consist of. So, mm, so the amount of nucleic acid is related to resistance and susceptibility. In the early stage of the infections, what had happened? Biochemical reaction affects the RNA, okay, and protein without affecting DNA, and thus active certain specific enzyme which alter the metabolic process. Alter its metabolic process leads to synthesis of new enzymes, proteins, and phenols, which create a resistance in the plant. Next one, the defense trigger by previous invaders. Here, the cross protection is based on the induction of the structural biochemical defense, which defense mechanism by invasion of the host by a virulent strain. Here, a virulent strain of the pathogen or a weak pathogen, I can say. So, the virulent strain of the pathogen or the weak uh, pathogen or weak pathogens. Okay. So the mechanism of relations of the main pathogens arrival after the previous invade may be attributed to induction of the phytoalexins, production of the antibiotics, competitions of the nutrition when a crop is inoculated with the mixture of a virulent and a virulent strain, the enlargement of the lesions or the slower than with the virulent isolated alone. Next point is hypersensitivity as a defense mechanism. So, uh, so we will come with the next one.
That is hypersensitivity with the hypersensitivity as a defense mechanism. Hypersensitivity responds to a necrogenous reactions of the plant tissue to invalidate against the inoculate rapid death of the host cell. Here the tissue browning and the accumulation of the antimicrobial compound is appeared when the pathogens comes in the contact with the host cell. So at a time the cytoplasms it induce here the cytoplasm the nucleus move toward the pathogens. Okay. So soon after the disorganizes and the brown granules are formed in the cytoplasm, these granules first accumulate around the pathogen and then it enters into the cell, which results in the death of the cell. And here the pathogen is unable to move out of the necrotic cells and the hypersensitive reactions are found in a disease caused by the obligate parasite. Just like, for example, rust of the wheat. It is the highly resistant variety. As in highly resistant variety, it is found as soon as the contact of the establishment between the germ tube of uridospore and the host cell membrane, the cytoplasm reaction so violent that tissues of the sites of infections are killed. And the toxin substance, these are bound phenols compound or hydrolytic enzyme released from the dead tissue may either cause death or inhibit for further advance of the fungal hygiene. At the same time, host cell necrosis, the pathogen starving, and it cannot be obtained its nutrition from the dead cell. So a necrotic lesion is formed at the site of infection in which rust pustules do not develop. And in the absence of the spore, the secondary, okay, the secondary spread of the disease in the population is also stops in the absence of the spore. The immune varieties of potato possess a neurogenesis reactions to the infections by the pathogen, causing what disease of potato, Synchratium enterobioticum. So here, the immune varieties of potato, it possesses the necrogenesis. Remember this thing, necrogenesis reaction with pathogen causing a wart disease. Wart disease is endemic diseases of Darjeeling area. So here the infected epidermal cell die quickly and their protoplasm is changed into a brown gum-like, okay, brown gum-like formations. So here actually, what had happened? Uh, uh, it changes into the immune varieties of potato. It will be causes the necrogenesis reaction, and the infected epidermal cell dies quickly, and their protoplasm is changed into the brown gum-like masses. So this phenomena of hypersensitivity is common in disease which are caused by obligate parasite. Okay, which are caused by obligate parasite. This point should be remembered, and they grow only on living host tissue. These are common only in disease which are caused by this obligate parasite. हाइपरसेंसिटिविटी जो है वो आपको कॉमनली मतलब कॉमन आपको उसी में देखेगी किसमें ऑब्लिगेटेड पैरासाइट. So here are the summaries of biochemical defense reaction. So what happened on the entry of the pathogen, a temporary increase in a cellular metabolic activities occur in the host, and the metabolic process it deviated from the normal tissue to stress caused by the increased metabolic activity. The cells here show the hypersensitive reaction आपको देखने के लिए मिलेगा कि मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है उसमें नॉर्मल सेल्स मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपको एक हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन फॉर्म होते हुए दिखेगा और यहाँ पर रैपिड डेथ हो रही है उसकी सेल की.
and that is correlated with the increased degree of resistance in the host cell. So when the infected tissue are reacting, okay, जो infected tissues है जब वो react करते हैं, the metabolism of जो neighbor cells है उनकी भी increase करते हैं phenolic और other compound को, जो कि accumulate होता है, ठीक है, कि इंक्रीज करता है टिश्यूज को, और फिनोलिक और अदर कंपाउंड्स जो है वो एक्यूमुलेटेड किया जाता है। और इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में कि सिंथेसाइसिस करता है कंपाउंड को बहुत ज़्यादा, मतलब सिंथेसाइजेस द कंपाउंड फ्रॉम हेल्दी टू डिजीज टिश्यू में, ओके। और जो नेबरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी है ना टिश्यू की, दैट बिकम रेडी टू ऑब्स्ट्रक्ट द पैथोजन। सो बेसिकली व्हाट हैड हैपेंड कि जब इन्फेक्टेड हो जाता है टिश्यू तो वो रिएक्ट करता है, रिएक्टिंग करता है नेक्रोटिक स्टेज के साथ, और जो टिश्यू है वो जो लेबर जो साइड के जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस हो रही है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है जो साइड के जो टिश्यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस हो जाती है उनकी मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा आसपास की जो लेबर्स है टिश्यूज उनकी, और फिर जो फिनोलिक और जो दूसरे कंपाउंड्स हैं ना उनका एक्यूमुलेशन होने लग जाता है। ये प्रोसेस सिंथेसाइजेस करती है बहुत ज़्यादा, और मतलब यहाँ पे क्या होता है, सिंथेसाइज होने लग जाते हैं कंपाउंड का ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी से डिजीज टिश्यू की ओर, और जो नेबर है मेटाबॉलिक एक्टिविटी टिश्यूज के वो रेडी हो जाते हैं ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए पैथोजन को। फिर जो रिएक्शन है वो वहाँ पे क्या होगा, आपको रिएक्शन ना आपको एक हाइपर सेंसिटिव जो रिएक्शन है वो कॉमन दिखेगा फिनॉल्स में, फाइटोलेक्सिन्स में, और दूसरे जो एबनॉर्मल सब्सटेंस है यहाँ पे, ठीक है, इनमें आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा, सेंसिटिव रहता है यहाँ पे ये। और फिर क्या होता है कि ऑक्सीडाइज्ड जो प्रोडक्ट है फिनॉल्स में, तो ये डिटॉक्सिफाई करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट्स है फिनॉल में, ये डिटॉक्सिफाई करते हैं जो टॉक्सिन्स वगैरह हैं और उसको, और क्या करते हैं, इनएक्टिवेट करते हैं जो कि दूसरे जो मैकेनिज्म है ना पैथोजेंस के, तो उनको ये इनएक्टिव कर देते हैं। अब ये इनको इनएक्टिवेट करते हैं, और मैंने आपको डिटॉक्सिफिकेशन का एग्जांपल भी बताया था, जो क्लोरोजेनिक एसिड है प्रेजेंट होता है राइस प्लांट में, जो कि कन्वर्ट करता है पायरिक्लोरियन टॉक्सिन को नॉन टॉक्सिन सब्सटेंस में। और यहाँ पे क्या होता है कि जो विल्ड डिजीज है ना कॉटन का, जो मैंने आपको बताया था फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फ्यूजेरिक एसिड है, ये मेटाबोलाइज करती है प्लांट को एक नॉन टॉक्सिन एनाइड कंपाउंड। तो इस तरीके से आपको जो इस तरीके से मतलब प्लांट क्या करता है अपना डिटॉक्सिफाई कर देता है जो पैथोजन जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहा है ना उसको। फिर मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट वन मैंने जो आपको बताया कि यहाँ पे क्या होता है कि जो स्प्रेड होता है ना जब पैथोजन का टिश्यूज में, वो चेक किया जाता है किससे, जो नेबर्स के जो हेल्दी टिश्यूज वगैरह है ना, तो वहाँ पे जो तो जो वहाँ पे जो सेल्स वगैरह है, ठीक है, तो जब ये ना जो स्प्रेड होता है ना पैथोजन का टिश्यूज से, वो चेक किया जाता है जो आसपास के जो हेल्दी टिश्यूज है और जिनका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो एक्सेलरेट हुआ है, कि उसके रिस्पॉन्स में जिसमें वो इन्फेक्शंस फॉर्म करे, आइसोलेट करे डैमेज पार्ट ऑफ दी फॉर्मिंग टिश्यू, जो नए नए न्यू टिश्यूज है। तो हियर व्हेन द स्प्रेड्स ऑफ द पैथोजन इन द टिश्यूज इज चेक्ड, द neighboring healthy tissue whose metabolic activity has been accelerated in response to infections by the isolated and it damaged the part of the forming new tissues. So here in this maybe lignification, formation of cork layer and similar protective structure are formed, and the isolated uh, park may be separated from the plants. Okay, so here we have today we have completed our post defense mechanisms. Okay,
In post defense mechanism, uh, uh, the biochemical defense mechanism we have completed. Post infectious defense mechanism, in which biochemical defense mechanism we have completed. So through this we have completed our this lecture in defense mechanisms in plants. So, whatever we have read through this lecture, everything was like it was go through with protecting ourselves from the pathogen. So these are the things which plants are have to be generated, or we can say it is already existing in the plant. There are some things which is already existing, pre-existing in the plants, and some are post post infectious defense mechanisms. Some defense mechanism are pre-existing and some are post-existing. So this must be required so that the plant can be protect ourselves from the present or the development of this pathogenesis, which are we cannot say it is directly, maybe it is indirectly way, it is also doing it in direct way, it is also be doing the things, so that's why it required. So we can say that the plants have some kinds of mechanism uh, uh, like of defense, and which enables them to survive in the presence of so many diseases around them. Okay, you can see we have saw that the plants are like it is not only infected by one or more species. Okay, the pathogens is not only infected a single species but many pathogens. Okay, a plant may be affected by different kinds of pathogens. Okay, a plant may be we can say a plant may be infected by more than one or many types. Okay, many types of pathogen at the same time. At the same time, a plant may be affected more than different species. This pathogen is affected infect the plant with more than many species. A single plant can be affected by so many species of pathogen likewise. So because of this, how could how could plant protect themselves when jumble of multiple of this pathogen are attacking them day by day, every day. Okay, so it required some kind of protections, and through this defense mechanism, it are developing ourselves, and it are getting plants are getting like it protecting themselves. Okay, so here we have completed our whether it is structural or chemical. Huh? Those this two things you should have to remember: chemical or the structural, and the chemical one is the more important than the structural one. So by this way, we have completed our the defense mechanism, and we will the next lecture we will see the epidemiology. In the next lecture, we will see the epidemiology. So, Dr. Kili, thank you so much.